प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9th हिंदी भाषा के अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले हम हिंदी की रचनाओं का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग, तीसरा है चंपू काव्य। गद्य भाग क्या होता है? लेखक अपने भाव या विचारों को ज्यों का त्यों अपनी भाषा में प्रकट करता है, उसे गद्य भाग कहते हैं। पद्य भाग, कवि अपने विचारों को कविता या भजन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे कहते हैं पद्य भाग। चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है वो चंपू काव्य होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। गद्य भाग में मुख्य रूप से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि रचनाओं का समावेश किया जाता है, जबकि पद्य भाग में कविता, भजन आदि का समावेश होता है। अब हम कुछ साहित्यकारों ने गद्य भाग की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। गद्य भाग आज से हम शुरू करेंगे। 9th क्लास का गद्य भाग आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले गद्य भाग की सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। गद्य क्या होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गद्य भाग की परिभाषा देते हुए कहा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की परिभाषा देते हुए कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। प्रेमचंद जी के अनुसार गद्य की परिभाषा है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये उन्होंने कहानी की परिभाषा दी है। प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी की परिभाषा है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी में एक ही मनोभाव होता है, किसी अंग विशेष का प्रेमचंद जी ने बताया, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैल्फ फॉक्स ने गद्य की परिभाषा देते हुए कहा है, अच्छा गद्य लिखने की कला चीजों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। अब हम हमारा पहला अध्याय 9th क्लास में हमारा पहला अध्याय 2 बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद 2 बैलों की कथा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसकी लेखक परिचय सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लंबी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था।
प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की सर्वप्रथम रचना सोजे वतन थी, जो कि उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी थी। प्रेमचंद जी के परिचय में बताया गया है कि प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रथम रचनाएं जो हैं वो नवाब राय नाम से लिखी, जो कि सोजे वतन में संग्रहित थी। सोजे वतन में अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया था, इसलिए उनके प्रथम रचना सोजे वतन को जब्त कर लिया गया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनके लेखन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन प्रेमचंद जी तो समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम और बदला और उन्होंने फिर रचनाएं लिखनी शुरू की, फिर कहानियाँ लिखनी शुरू की, फिर उपन्यास लिखने शुरू किए और उन्होंने अपना नाम बदल लिया। धनपत राय से नवाब राय, नवाब राय से फिर उन्होंने अपना नाम रख लिया प्रेमचंद। अब वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। जिसमें उनकी लगभग 300 से अधिक कहानियां हैं। प्रेमचंद जी ने कुछ उपन्यास लिखे जो निम्न प्रकार हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जो हैं हंस, जागरण, माधुरी उनकी पत्रिकाएं हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी ये मानते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है तो लेखन साहित्य के द्वारा ही लाया जा सकता है। कुछ लिखकर ही लोगों में जागृति पैदा की जा सकती है, इसलिए उन्होंने लिखना शुरू किया था। उन्होंने जिस और गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद जी ने जब अपनी रचनाएं लिखी थी उस समय भारत, हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और समाज में सभी व्यक्तियों में समाज की स्थिति बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। मजदूरों की हालत खराब थी, गरीब लोगों का शोषण किया जाता था, महिलाओं की दुर्दशा होती थी। इसलिए संविधान, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। जैसा समाज उन्होंने देखा था, जिस तरह के वातावरण में वो जी रहे थे,
उसी के अनुरूप उन्होंने रचनाओं का उल्लेख किया था, रचनाएं लिखी थी। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मनुष्यों, सबको उन्होंने उनके साथ संबंध था, स्नेह संबंध था। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद जी की भाषा सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा, कहानी का परिचय हम जानेंगे कि दो बैलों की कथा हमें क्या संदेश देती है, उस समय के समाज को क्या संदेश दे रही थी। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। किसान और पशु में क्या संबंध होता है, उनके भाव में, उनके विचारों में क्या संबंध होता है, उसका वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। क्योंकि हमारा समाज है वो कृषि प्रधान है, किसान है हमारे देश में, और किसान को आवश्यकता होती है पशु की, और पशु का और किसान का संबंध क्या रहता है, उसका वर्णन इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। बैलों का संदेश देते हुए प्रेमचंद जी ने एक इशारा और किया है कि स्वतंत्रता सहज ही, सरलता से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष बार बार करना पड़ता है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, क्योंकि उस समय देश गुलाम भी था और आज़ादी की भावना लोगों में बनने के लिए इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा था। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। अब हम शुरू करते हैं कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मनुष्य के पास तो दिमाग होता है, श्रेष्ठ प्राणी माना गया मनुष्य, लेकिन सबसे बुद्धिहीन, सबसे मूर्ख अगर किसी जीव को माना गया है तो वो है गधा, बुद्धिहीन। बुद्धि प्लस हीन, बुद्धि शब्द में हीन प्रत्यय लगाने से बुद्धिहीन शब्द बनता है। बुद्धिहीन का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी अक्ल ना हो, जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, उसे बुद्धिहीन कहा जाता है। और इस दर्जे में गधे को समझा गया। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का यानी कि बिल्कुल बेवकूफ़, जिसको किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता, उसको हम अगर कोई संज्ञा देते हैं, उसको हम अगर किसी नाम से पुकारते हैं
तो उसे हम गधा ही कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि गधा वास्तव में बेवकूफ है या फिर गधे में सीधापन होता है, उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद आपत्ति से रहित, जिसको कोई आपत्ति नहीं हो, ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद जी ने बताया है कि गधा बुद्धिहीन प्राणी होता है, बेवकूफ होता है। सबसे बेवकूफ जंतु गधे को माना गया। फिर उन्होंने कहा है कि गधा वास्तव में बेवकूफ होता है या फिर उसका सीधापन होता है, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है, वो सब दुखों को सहन करने वाला होता है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास सी सींगनी का रूप धारण कर लेती है। पशु तो गाय भी होती है, लेकिन गाय सींग मारती है। गाय अपने लिए संघर्ष करती है, और जब गाय बच्चा पैदा कर देती है, बछड़ा दे देती है, तो उसके बाद तो वो और भी खतरनाक होती है। उसके बच्चे को कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो सिंगनी का रूप धारण करती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। यहां पर प्रेमचंद जी का सीधा संदेश है कि आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जिस तरह से गधा होता है, गधा मार सहन करता है, गधा काम करता रहता है, फिर भी उसको गधा ही कहते हैं, बेवकूफ ही कहते हैं, वो बंधन में होता है। लेकिन गाय और कुत्ते का जो उदाहरण कवि लेखक ने दिया है, उसके अनुसार मनुष्य संघर्ष से आजादी प्राप्त करता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख के महीने में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, गधा बैसाख के महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है, खुश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संघर्ष करता है। संघर्ष अनवरत लगातार करना पड़ता है, तभी आज़ादी मिलती है। लेखक का संदेश यही है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। गधा जो होता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है तो भी वही सामान्य स्थिति में रहता है, दुख की स्थिति होती है तो भी सम स्थिति में रहता है, हानि होती है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाभ होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उसको गधा बोला गया, मूर्ख प्राणी बोला गया। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। ऋषि मुनि, उनको हानि लाभ, ऋषि मुनियों को जिस तरह से हानि लाभ सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता,
उसी तरह गधे को भी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। और इसीलिए बुद्धिहीन मनुष्य को भी गधे की संज्ञा दी गई है। सद्गुणों, अच्छे गुणों, देखो गधे में कितने अच्छे गुण, ऋषि मुनियों में कितने अच्छे गुण हैं, उसी प्रकार के गुण गधे में है। और गधे जैसा इंसान होता है अच्छे गुणों का। इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अनादर जिसका आदर नहीं किया जाता, सद्गुण, अच्छे गुण। गुण शब्द में सद उपसर्ग लगाने से सद्गुण बनता है। आदर शब्द में अन उपसर्ग लगाने से अनादर बनता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखें न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर लेखक ने, प्रेमचंद जी ने बताया है कि भारतवासी जो है वो सीधे साधे होते हैं, संस्कारवान होते हैं, धर्म के प्रति अडिग रहते हैं। इसलिए भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्योंकि इन देशों के लोग कपटी होते हैं, छल करने वाले होते हैं। उनका सीधा सा उदाहरण लेखक ने यहाँ पर दिया है, कवि प्रेमचंद जी ने यहाँ पर दिया है कि क्यों उनको घुसने नहीं दिया जाता। क्योंकि वो हिंदुस्तानियों को मूर्ख समझते हैं। इसलिए बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। यानी कि सीधापन, सीधापन है। इसीलिए पश्चिमी देशों में भारतीयों को मान सम्मान प्राप्त नहीं है। अगर वास्तव में वो उनका जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं, पश्चिमी देशों के लोग व्यवहार करते हैं, उसी तरह का व्यवहार हिंदुस्तानी करें, भारतीय करें, तो वो मान सम्मान देंगे उनको। अन्यथा वो मूर्ख ही समझते रहेंगे भारतीयों को। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अभी मैंने बताया था कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तो सभ्य कहलाने योग्य हो जाते। प्रेमचंद जी का सीधा संदेश यही है कि मनुष्य को मूर्ख तभी समझा जाता है जब उसका सीधापन होता है। अगर मनुष्य सीधेपन को छोड़कर जो जिस भाषा में बात कर रहा हो उसको उसी भाषा में जवाब दे तो उसका मान सम्मान होता है। जापान की मिसाल सामने है। एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। गधे का एक छोटा भाई और भी है जो गधे से कम मूर्ख है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ। यहाँ पर लेखक बछिया के ताऊ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बैल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बछिया के ताऊ का प्रयोग किया है, बछिया के ताऊ शब्द का प्रयोग किया है।
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। देखिए, बैल काम करता है, पूरी तरह समर्पित हो जाता है, मार सहता है, सब कुछ सहता है, और जैसा मिलता है वैसा खा लेता है, गधे की तरह। लेकिन गधे से थोड़ा कम गधा है, यानी कि गधे जितना मूर्ख नहीं है, थोड़ा सा समझदार है। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दो बैलों की कथा कहानी। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि कुछ लोग बैल को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन प्रेमचंद जी ने कह रहे हैं कि हमारा विचार ऐसा नहीं है। हम सर्वश्रेष्ठ तो गधे को ही कहेंगे। प्रेमचंद जी का ये विचार है कि हम सर्वश्रेष्ठ मूर्ख तो गधे को ही कहेंगे, लेकिन हाँ, गधे जैसा ही बैल है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता। बैल जो है वो कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। संतोष शब्द में अ उपसर्ग लगाने से असंतोष शब्द बना, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। जोरीकाची नाम का एक किसान था, उसके दो बैल थे। दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। बैलों की एक जाति होती है, जैसे प्रजाति होती है, अलग अलग किस्म के बैल होते हैं, उसी तरह दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। जोरीकाची के दो बैल थे, एक का नाम हीरा था, एक का नाम मोती था। दोनों साथ साथ रहते थे। काफी दिन बीत जाने के बाद दोनों में भाईचारा हो गया, अपनापन आ गया। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। क्योंकि दोनों बैल थे, जोरीकाची के थे, एक जगह उनको बांधा जाता था, एक साथ वो काम करते थे, साथ साथ रहते थे, कई दिन हो गए थे। तो वो अपनी मन की भाषा, मुख भाषा, चुप रहकर इशारों में जो बात की जाती है उसे मुख भाषा कहते हैं। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। पशु थे दोनों, बैल थे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करते थे, किस प्रकार अपने मन की बात समझ जाते थे, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और वो पशु हैं। पशु किस तरह से अपने विचार समझते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, उसका मुख्य भाषा में उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, बिछुड़ने के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल आत्मीयता के भाव से वो सींग मिलाते थे।
आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। धौल धप्पा का अर्थ होता है पंजे या हथेली से सिर पर थोड़ा सा आघात करना, धौल धप्पा कहलाता। जैसे दोस्तों के घनिष्ठता हो जाती है तो वो धीरे से हाथ से उसके ऊपर थोड़ा सा आघात करते हैं सिर के ऊपर, उसे धौल धप्पा कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की ये चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों में आत्मीयता का भाव आ गया था, घनिष्ठता हो गई थी, इसलिए एक दूसरे को दोनों दुखी नहीं देखना चाहते थे और वो चाहते थे कि दूसरे का वजन, दूसरे की जो पीड़ा है वो मेरे ऊपर आ जाए। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद पशुओं को चारा डालने की जगह को नांद कहते हैं। दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, सूर्य ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ होता दो बैल। दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब पशु है, पशु को क्या पता कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं, क्यों घर से दूर जा रहे हैं। वो तो पशु हैं, पशु समझेगा, पशुओं वाली भाषा ही वो समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर जोरी के साले गया, जोरी के साले का नाम था गया, को घर तक गोई ले जाने, गोई बैलों को ले जाने दांतों पसीना आ गया, परेशान हो गया। दांतों पसीना आ जाना, अत्यधिक परेशान हो जाना, मुहावरा है दांतों पसीना आ जाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया, पगहिया जिसे हम अपनी भाषा में खूंटा बोलते हैं, जिस पर पशु को बांधा जाता है, उसे पगहिया कहते हैं। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके उकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जोरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर पशुओं में वाणी होती, पशु बोलते, तो वो ये सबसे पहले जोरी से यही प्रश्न पूछते कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? क्या हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी छोड़ी है? अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम में ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की।
तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? उनको क्या पता था कि जोरी अपने ससुराल भेज रहा है, उसके साले को जुल्त है थोड़ा काम में लेने की। उनको तो ये पता था, इतना अंदाज लगा सके थे कि उन्हें बेच दिया गया है, अब वो जोरी के पास कभी नहीं रहेंगे। इसलिए वो जोरी से शिकायत करते हैं कि तुम हमसे थोड़ा काम और करवा लेते, इस जालिम के हाथ हमको बेचा क्यों? संध्या समय, शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जब उनको चारा डाला गया तो उन्होंने नहीं खाया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों, इशारों इशारों में दोनों ने बात की और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, पूरा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा लिए। खूंटे जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। पगे मजबूत थे, कुट्टे मजबूत थे, लेकिन उनको तो अपना लक्ष्य दिख रहा था कि हमें यहाँ से जाना है, भागना है। इसलिए उन्होंने अपना रस्सी तुड़वा ली और वो निकल लिए। जोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े, जहाँ चरने की जगह होती है, नांद पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा था। घराव जिस रस्सी से बैलों को बांधा जाता है उसे घराव कहते हैं। भाग कर आए थे, इसलिए घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह की भावना है। क्यों जोरे ने उनको क्यों घर से निकाला? स्नेह इसलिए है, प्रेम इसलिए है क्योंकि वो अपने असली मालिक के, अपने आत्मीय मालिक के पास आ गए थे। जोरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद हो जाना मुहावरा है, प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दर से बड़ा हुई मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाए, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, पशुओं के खाने की सामग्री। एक बालक ने तो यहाँ तक कह डाला कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद, विपक्ष में बोलना, वाद बोलना, प्रति उल्टा। प्रतिवाद शब्द में प्रति उपसर्ग, वाद शब्द में प्रति उपसर्ग लगने से प्रतिवाद शब्द बना। जोरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। जिसका खाते हैं, नमक हराम का मतलब होता है जिसका खाते हैं उसी की बुराई करना। एक दिन वहां काम पर न किया, भाग खड़े हुए। जोरी अपने बैलों पर यह आक्षेप, आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होता
तो क्या करती? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानती हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते। चोरनी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। बुद्धू मूर्ख, तुम जैसे मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। खिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी लेते हैं, रगड़ कर जोतते भी। आरोप लगा रही है जोरी की पत्नी, ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता। पशुओं का चारा। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। ओनली सूखा भूसा मिलेगा, चाहे ये खाओ या मरो, कुछ भी हो जाए, इनको कुछ नहीं मिलेगा। वही हुआ जो मजदूर जो होता है, कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर को कड़ी सलाह दी गई, कड़ाई से पालन करने के लिए कह दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजदूर को कह दिया कि बैलों को केवल सूखा भूसा ही दिया जाए और कुछ खाने को नहीं दिया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्यों क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जोरी ने मजदूर की तरफ देखा और कहा, थोड़ी सी कली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मजदूर ने कहा, जो बैलों को चारा डालते थे, उसने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी। तो जोरी ने कहा कि थोड़ा सा चुरा ले और डाल दे। लेकिन मजदूर ने कहा कि न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अगर उन्होंने मेरे ऊपर डांट लगाई, मुझे डांटा, तो तुम भी उन्हीं का पक्ष लोगे। ऐसा काम मेरे से नहीं होता, मजदूर ने कहा। आगे का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।